Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Rohit. तो मैं क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, बोलो मंथन। ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक मेजरमेंट, है ना। मैंने बताया था कि मेजरमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सके, नंबर दे सके, क्वांटिफाई कर सके। फिर मैंने बताया था कि मेजरमेंट में दो तरह के थे, डायरेक्ट मेजरमेंट था और एक इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट वहां पर यूज करते हैं जिन दो पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट वो था जहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं सकते, जैसे मून का डिस्टेंस निकालना, स्टार का डिस्टेंस निकालना। डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि हम लोग यूज करते थे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, नहीं तो स्क्रू गॉज। और इनडायरेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, और पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स कल मैंने समझाया था कि पैरेलैक्स जब हम कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और अपने उसको देखते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे, जैसे दीवार के रेफरेंस पे, तो अगर हम लोग अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको राइट में दिखता है विथ रेफरेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट, और अगर राइट आई को क्लोज करते हैं तो वो हमको लेफ्ट में दिखता है विथ रेफरेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन शिफ्ट होती है ना, आंख एक आंख बंद करने पे दूसरी आंख बंद करने पे, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स। देखो यहाँ पे हम लोग अपनी आंख को बंद करते हैं तो हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपनी लोकेशन को चेंज करें, उसकी वजह से भी हमको रेफरेंस में चेंज मिले। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पे, और हम यहाँ पे कोई रेफरेंस है, हम यहाँ पे से अगर देखेंगे ना, खड़े होकर के ए से खड़े होकर देखेंगे सीधा दिखेगा। हम अगर लोकेशन चेंज कर दे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका जो, अगर हम राइट पे चले जाए तो हमको जो ऑब्जेक्ट ओ है विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश, हमको वो लेफ्ट में दिखेगा। अगर हम बी से यहाँ, अगर ए से हम सी पे अगर आ जाए तो जो ओ ऑब्जेक्ट होगा विथ रेफरेंस टू ओ डैश, वो मेरे को राइट में दिखेगा। तो पैरेलैक्स दोनों केस से हो सकता है। ठीक है, एक आंख बंद करके देखो तो भी हो सकता है, और अगर हमने अपनी रेफरेंस को चेंज कर दिया, अपने खुद ही मूव कर जाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है दूसरे के रेस्पेक्ट पे वो चेंज कर जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर ऐसे करके यहाँ पे मान लो कोई अगर इस तरह से है, तो ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है। यहाँ पे एंगल थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाता है। और मैंने बताया था कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो यहाँ पे अगर हम आर के बदले ये जो लाइन की लेंथ है ना, डी, इसको भी ले सकते हैं इक्वल टू डी अपॉन आर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था लास्ट क्लास में एक टर्म बताया था पैरेलैक्स एंगल। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
अगर हम उसको लेफ्ट आई से देखते हैं या राइट आई से देखते हैं, तो यहाँ से हमने इसके साथ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसके साथ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल को हमने बोला था पैरेलक्स एंगल थीटा। क्लियर? पैरेलक्स एंगल थीटा मतलब लेफ्ट आई से ऑब्जर्व किया, उसके साथ जॉइन कर दिया, फिर राइट आई से ऑब्जर्व किया, उसके साथ जॉइन कर दिया। जो भी एंगल बनेगा दो लाइन के बीच में, उसको हम लोग बोलते थे पैरेलक्स एंगल। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है? हम एज़ ए पर्सन यहाँ पे खड़े हुए और हम देखते हैं ये हमको ऐसा लाइन जॉइन कर दिया। हम ए से शिफ्ट हो जाते हैं, अपने पूरे बॉडी को शिफ्ट कर देते हैं लगभग 500 मीटर दूर, ठीक है? या कोई भी डिस्टेंस। फिर हम यहाँ से देखेंगे, फिर हमने ये हमारा एक पॉइंट हो गया जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लाइन को ऑब्जेक्ट को जॉइन किया एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जेक्ट को जॉइन किया दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जो भी एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल दोनों तरह से हो सकते हैं डिफाइन। अगर एक आंख बंद करके देखें तो दो आइस के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर पूरे बॉडी को मूव करवा देते हैं तो वो दो लोकेशन का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा तो हम ये बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू ये डी बाय डिस्टेंस मान लो exactly x by x, ठीक है? दिस इज द वे वी डिफाइन द पैरेलक्स एंगल। इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो पूछो, ठीक है? क्योंकि आगे सर का वापस जो समझाओगे? लेक्चर क्या समझना है? ये वाला सर पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स, हाँ। अब पेन को पकड़ो और सामने दीवार, क्या करो अपने पेन को हाथ में पकड़ो और सामने दीवार पे देखो, ठीक है? कल की क्लास अटेंड की थी क्या? हाँ की थी सर। सर वो समझ में आ गया दीवार वाला सर, लेकिन फिर भी डिफाइन नहीं कर पा रहा परफेक्टली। पैरेलक्स कैसे डिफाइन करना? पैरेलक्स तो कल मैंने लिखवाया था, देखो ना एक बार उसको। हाँ सर वो लिखा भी है मैंने, तो बस खुद पैरेलक्स का देखता हूँ। मतलब ये होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं एक पॉइंट से, तो उसका जो पोजीशन होता है हमको किसी दूसरे रेफरेंस ऑब्जेक्ट से अलग दिखता है। दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं तो वही ऑब्जेक्ट का जो हमको लोकेशन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे हमको अलग दिखता है। जैसे मान लो सीधी भाषा में अगर ए है और यहाँ बी है, अगर हम ए को यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो अगर बी के यहाँ से देखेंगे तो मुझे ए बी के ठीक सामने दिखेगा। यहाँ से देखेंगे तो मुझे ए जो बी के राइट में दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो ए जो मुझे बी के लेफ्ट में दिखेगा। बस यही बात है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? यस सर आ गए। ठीक है। और अगर थोड़ा समझना हो ना तो घर पे क्या करो, बैठ के 5 मिनट कोई पेन ले लो, ठीक है, सामने कोई स्विच प्लग को देखो, उस पेन के सामने देखो सामने दिख रहा है, आंख बंद करके देखो, देखो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी आंख बंद करके देखो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, दोनों आंख बंद करके देखो दिखेगा ही नहीं। अब एक ऐसा भी कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया सामने में, ठीक है, थोड़ा क्या करो इधर चल के चले जाओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे देखो, देखना इसके रेस्पेक्ट में इधर दिखेगा, पर चल के इधर आ जाओ, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये इधर दिखेगा, ठीक है। ये पोजीशन चेंज होती है ना लोकेशन चेंज होने पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलक्स। आगे बढ़ते हम लोग। नया टॉपिक है आपका, ठीक है, ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पिछले टॉपिक से, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। नियर बाय स्टार मतलब जिस स्टार की दूरी लगभग 100 लाइट ईयर्स। स्टार्स, कोई कोई स्टार्स लाखों लाख लाइट ईयर्स दूर होंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, हम वो स्टार के डिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि नियर बाय हो, मतलब लाइट 100 अप टू 100 लाइट। समझना इसको कैसे मेजर किया जाएगा।
एक स्टार है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में ये एज ए थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे कभी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैं इसको ना पॉइंट लाइक दिखा देता हूँ। ये एक स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी धरती है, और हमारी अर्थ यहाँ पे है। और यहाँ पे हम इस स्टार को देखते हैं। अब देखो ये स्टार को अगर देखेंगे हम यहाँ पे, ये स्टार ऊपर आसमान में चमक रहा है, हमको अब निकालना है कि स्टार हमारे अर्थ से कितना दूर है। तो जब चमक रहा है ये स्टार, तो अभी हमें अगर ये स्टार का को बोला जाए कि एंगल क्या है, देखो एंगल जब भी निकाला जाता है हमें कोई ना कोई रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। रेफरेंस लाइन जैसे मैं बोलूंगा कि ये लाइन बताओ कितना एंगल बना रही है, तो बोलोगे कि सर किसके साथ। मैं बोलूंगा कि मैंने तो अभी एक ऐसे लाइन ड्रॉ, तो बोला कि हाँ अब ये एंगल बन रहा है। अगर मान लो ऐसी लाइन थी, मैं बोला एंगल कितना बना रही है, तो किसके साथ, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एंगल बड़ा बन गया। जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये स्टार है, तो मैं स्टार को अगर यहाँ से लाइन ज्वाइन करूँ इस तरह से अर्थ के साथ, ये स्टार यहाँ पे अर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब मेरी आंख के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अर्थ बोलो या आंख बोलो एक ही बात है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस होता है ना कि हम अर्थ बोले आइस बोले एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दूर होते हैं स्टार्स। तो अब यहाँ पे किस चीज के साथ एंगल मेजर करना है, ठीक है। जो स्टार और अर्थ को लाइन ज्वाइन करती है, और दूसरी लाइन फिर कहाँ पे है। तो ऐसा हम करते हैं ना कि हम ना कोई फार अवे स्टार लेते हैं, बहुत दूर का स्टार, ठीक है। एक ऐसा स्टार जो कि हो सकता है अर्थ से हजारों लाइट ईयर दूर, उससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर हम दूर को ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, तो पता उससे क्या होता है कि अगर हम मूव भी करेंगे ना, तो उसका जो लोकेशन है ना वो चेंज नहीं करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो अर्थ पे है, ठीक है। अगर हम लोग धरती पे अगर मान लो हम देखे सनराइज हुआ है, हम अपनी एक्टिवा निकालते हैं और लगभग 20 25 30 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो भी हमको सन अपनी आंख के सामने ही दिखता है, भले हम कितना भी दूर चले जाए। क्योंकि वो सन हमसे इतना दूर है ना कि उसका जो लोकेशन है ना वो चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि वो सन बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टार को चूज करते हैं जो बहुत दूर है, और हम देखते हैं कि इस स्टार से जो लाइट आएगी ना अर्थ के ऊपर, वो कुछ इस तरह से आएगी। और ये अर्थ जो है घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर सन है, ठीक है। यहाँ पर सन है और ये अर्थ घूम रही है। हम यहाँ पे थे तो हमने यहाँ पे दूर के स्टार को देखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा एक स्टार है, ठीक है। ये दूर का स्टार है, फार अवे स्टार। और ये नजदीक का स्टार है जिसका हमको डिस्टेंस नापना है। तो हम क्या करते हैं, दूर के स्टार को देखते हैं, एक दूरबीन उठाते हैं, और वो दूरबीन पे हम लोग जो दूरबीन लेंगे ना, जो टेलीस्कोप लेंगे ये लेंगे, वो टेलीस्कोप पे ना ऐसे करके लगा होगा प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लो ऐसे करके हमने दूरबीन से ऐसे यहाँ पे लगा दिया प्रोटेक्टर, और इसको ना हम लोग यहाँ से देखेंगे और इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो कितने एंगल से रोटेट करवाए, जैसे 90 डिग्री था, हमने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री पे हमने देखा फिक्स सही है, हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे करके रोटेट करवा रहे, और हमको यहाँ पे स्टार दिख जाता है, जो स्टार का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वो एंगल जो यहाँ से रोटेट किया, वो एंगल हमने निकाल दिया थीटा 1। ये जो एंगल जो निकला है ना, ये एंगल के लिए रेफरेंस लाइन क्या हो गई, फार अवे स्टार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थे और हमने ये एंगल निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, 6 महीना वेट करते हैं। 6 महीने वेट करते हैं, और ये हमारा ये एंगल थीटा 1 क्या कहलाता है, पैरेलक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। ये सॉरी पैरेलक्स एंगल नहीं होगा, ये एंगल जो हमने नापा वो एंगल है, ठीक है। पैरेलक्स एंगल थोड़ा अलग आएगा, बताऊंगा क्या होगा। अब हम 6 महीने वेट करते हैं। 6 महीने वेट करने से क्या फायदा होगा,
6 महीने में हमारी अर्थ जो इस लोकेशन पे थी वो अब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखो हमारी अर्थ घूम करके यहाँ पे आ गई। अभी लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई चीज अगर बहुत दूर हो तो उसका लोकेशन हमारे रेस्पेक्ट पे चेंज नहीं करता है। तो ये जो फार अवे स्टार है ये हमको अभी भी जहाँ था वहीं पर दिखेगा। इसका लोकेशन हमको अभी ऐसा दिखता है। कैसे मैं ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा-सा समझो कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि चाँद निकला है, तो हम लोग बचपन में देखते थे कि चाँद लगता है मेरे को देख रहा है, तो हम लोग क्या करते थे थोड़ा दौड़ लेते आगे। हमको लगता है आगे दौड़ेंगे तो चाँद जो है पीछे रह जाएगा, लेकिन अगर आगे दौड़ते तो भी तो चाँद हमको ठीक अपनी नज़रों के सामने दिखता था, ठीक है? अभी भी तुम अगर सन को देखो, सन तुम्हारी नज़र के सामने है। तुम एक्टिवा लेकर के यहाँ से चले जाओ 10 किलोमीटर दूर, तो भी तो सन तुमको अपनी नज़र के सामने ही दिखता है ना। ठीक वैसे ही ये फार अवे स्टार की कहानी है, ठीक है? ये हमको ऐसा दिखता है। फिर हम क्या कर 6 महीने बाद हम क्या करते हैं, फिर से अपना टेलीस्कोप निकालते हैं और फिर से उसको सेट करते हैं और फिर सेट करते हैं और ये दूर वाले स्टार को देखते हैं और अपनी टेलीस्कोप को हल्का-हल्का, हल्का-हल्का रोटेट करते हैं, क्लियर? और फिर हम इस स्टार को व्यू करते हैं। जब हम फिर से स्टार को व्यू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये स्टार मेरे को ऐसा दिखेगा, ठीक है? मतलब ये एंगल कितना हो गया? थीटा 2। अब ये थीटा 1, ये थीटा 2। अगर मान लो मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ऐसे करके पेपर पे, ये अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1 होगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ पैरेलल लाइन्स, ठीक है? ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अब ये जो थीटा 1 और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये क्या कहलाएगा? पैरेलक्स एंगल कहलाएगा। क्योंकि ये एंगल बन रहा है 2 लाइन के बीच में जब ऑब्जर्वर ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। ऑब्जर्वर पहले यहाँ पे था, फिर ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया। तो 2 लोकेशन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में अगर हमने लाइन को ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलक्स एंगल कहलाएगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो गया? पैरेलक्स एंगल। अर्थ होती है ना, तो अर्थ पे हम लोग चल के यहाँ पे एक लोकेशन था 1 किलोमीटर दूर चले गए, यहाँ पे आ गए। तो जो एंगल बना ये पैरेलक्स एंगल। अब यहाँ पे हम चल के नहीं गए, अर्थ पूरी की पूरी घूम गई, ठीक है? 6 महीने बाद यहाँ पहुँची, तो हमको इससे क्या ये जो बेस है ना बड़ा मिल जाता है, तो कैलकुलेशन हमारा और सही से होता है, ठीक है? अगर अर्थ पूरी की पूरी ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा ना, सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा अर्थ का ऑर्बिट, तो उससे हम लोग ये निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको ये डिस्टेंस तो पता है ना, अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है एवरेज डिस्टेंस जो होता है अर्थ और सन का, उसको हम लोग कहते थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमको पता हो जाएगा कि कितना होगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा ये, ठीक है? तो ये डिस्टेंस हमको पता है अर्थ के 2 लोकेशन का। हमको स्टार का डिस्टेंस निकालना, तो हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस मान लो डी है, जो कि हमको पता है डी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये डिस्टेंस कितना मान लो यहाँ से लेके स्टार की दूरी कितनी है? एक्स है, बाय एक्स कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना सब कोई। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सर स्टार। हाँ बोलो। सर डी एक्स मतलब सर एक्स स्टार के और अर्थ के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? हाँ, अर्थ स्टार और सन का डिस्टेंस है ये। अच्छा अब हाँ। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ नापो या यहाँ से यहाँ नापो, ठीक है? तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? वो हमको अप्रॉक्सिमेटली सेम ही मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इससे भी बेटर मेथड्स होंगे बने हैं हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड में नापने के लिए, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बोलो या यहाँ से लेकर यहाँ तक का बोलो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम लोग को आइडिया मिल जाता है भाई इतना दूर एक स्टार है। ये मेथड सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। अरे तुम लोग चुप से बैठे रहते हो। आर्को, इब्राहिम, एकवीर, हेत, यस सर प्रीति, क्लियर है। कृष्णा, प्रीत, यस नंदनी, सर, मनन, क्लियर। क्लियर हो गया ना? तो यस सर। अब मैं इसको क्या करता हूँ वर्ड्स पे लिखवा देता हूँ, ठीक है? ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, देखो एग्जाम में ये हो सकता है कोई न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाए, ठीक है? कि इतना दूर इतना एंगल दिखता है, फिर इतना एंगल दिखता है, तो बताओ क्या होगा डिस्टेंस? तो न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला यूज कर लो। अगर मेथड डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो ऐसा लिख देना। इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग वर्ड्स में।
measuring distance, we choose a far away star जो पढ़ाया ना उसी को वर्ड्स पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एज रेफरेंस। एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड, ये लोकेशन बता देते हैं, ये मान लो लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, एंड ऐसे इज मेजर्ड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग द स्टार एंड वन लोकेशन, ऐसे क्या इज लाइन ज्वाइनिंग स्टार एंड वन ऑब्जर्वेशन इज मेजर्ड, ठीक है। दिस एंगल is theta 1. After 6 months, again angle between reference line and SP is measured. ये क्या हो जाएगा एंगल, दिस इज थीटा 2। यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है, यहाँ पे रख करके ना यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ एंगल बिटवीन AS and SB is theta 1 plus theta 2. This is parallax angle, which is very small. मतलब बच्चे ऐसे ही पूछ सकते हैं, सर हमको अगर ऐसा ही करना है तो हम अर्थ को 6 महीने का क्यों वेट करें, हम अर्थ पे मान लो इंडिया में रहते हैं, एंगल नाप लेते हैं, फिर हम इंडिया से चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहां जाके एंगल नाप लेंगे। तो पता है वैसा करेंगे ना तो डिस्टेंस तो हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगा, वो डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो क्या बेस छोटा हो जाएगा, पैरेलल एंगल छोटा बनेंगे, तो उससे क्या पैरेलल एंगल जब बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं ना तो उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या ज्यादा दूरी से क्या ये एंगल फिर भी बड़े बनते हैं, देखो बड़े मतलब 1 सेकेंड, अगर बहुत छोटा डिस्टेंस लेंगे ना तो 0.001 सेकेंड बनेगा। अब 1 सेकेंड इतना छोटा होता है, अब डेसिमल में ले लो सेकेंड को तो वो निकालना, वो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं, विच इज पैरेलल एंगल विच इज वेरी स्मॉल। सो वी कैन राइट थीटा 1 plus theta 2 equals to d upon x. This implies that d equals to x निकाला ना, x equals to d by theta 1 plus theta, ठीक है। तो इसका
और इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, तो घर पे लिख लेना। हाँ सर। सर वो ऐसे मतलब ऐसे मतलब एक लोकेशन यहाँ पे खड़े होकर के देखे, अच्छा हाँ। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अर्थ 6 महीने बाद अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी। अर्थ एक चक्कर काटती है 1 साल में, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 महीना लग जाएगा ना। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये बताओ क्लास 12 में आओगे ना, वहां पे ऑप्टिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करोगे, वहां भी पैरेलैक्स वर्ड आता है। पैरेलैक्स वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, पैरेलैक्स एंगल का मतलब समझ में आना चाहिए। पैरेलैक्स एंगल होता क्या है? दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखो एक ही ऑब्जेक्ट को, जो दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। सर मीन्स हम अपनी मीन्स आंखों से दीवार पे देखते हैं सर, तो हाँ मीन्स हमारे आंखों के बीच में जो सर फोरहेड है, वहां पे जो हाँ। एंगल बनेगा वही पैरेलैक्स एंगल होगा ना। नहीं, अगर तुम मान लो, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को देखते हो एक ही लोकेशन पर खड़े होकर के, एक ही लोकेशन पर, हम्म। तो राइट आई और लेफ्ट आई का कंसेप्ट यूज करते हैं। अच्छा। और अगर तुमने मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तुम उसको अगर चल करके दूसरी जगह चले जाते हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, ठीक है, तो फिर हम्म। हम ऑब्जेक्ट से एक लोकेशन के लाइन को ज्वाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट से दूसरी लोकेशन के लाइन को ज्वाइन करेंगे, तब जो एंगल बनेगा ना वो पैरेलल एंगल कहलाएगा। दो तरीके से समझ सकते ओके सर। हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, तो उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, ठीक है, वो लेफ्ट आई और राइट आई से दिया गया, ठीक है। जब एनसीईआरटी की बुक में ये जो चीज लिखी हुई है ना, पेज नंबर 19 में, नहीं पेज नंबर 18 में 2.3.1 में, ठीक है, उसमें देखना सेकेंड पैराग्राफ। तो मैं हमेशा मैं चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एनसीईआरटी देखो क्या थोड़ी बोरिंग किताब लगती है, लेकिन एनसीईआरटी का पता है जो भी पढ़ाओ ना उसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड किया करो। क्यों? बिकॉज बताओ, देखो याद रखना, आईआईटी में, नीट में, पता है क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा उठा करके वो लोग एनसीईआरटी से देते हैं। मतलब खोद खोद के, मतलब जो लाइन लिखी रहती है ना उसमें से वो लोग क्वेश्चन बना करके पूछते हैं। तो वो लोग अगर क्वेश्चन पूछे, अगर हमारा अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी भी हो ना, तो हमें बहुत एडवांटेज हो। जैसे मैं बताऊं, अभी जैसे मेरा एक बच्चा था, मेरा एक स्टूडेंट, उसने अभी आईआईटी में उसको आए थे 98.6 परसेंटाइल आया। तो वो बोलता है कि सर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया, तो वो ऐसा क्वेश्चन है ना सर, मतलब पता नहीं किसी का, उन लोगों ने कोई कंपाउंड का, उन लोगों ने ना जनरल नेम पूछा था, ठीक है, कॉमन नेम। अभी कॉमन नेम कहाँ किसी को याद रहता है? आईयूपीएससी ने, ठीक है भाई, बना के बच्चे याद कर, मतलब कि वो सीखते हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था ना वो प्रॉपर एनसीईआरटी से था। जो बच्चे ने एनसीईआरटी को खंगाल के पढ़ी होगी ना, वो बच्चा उसका आंसर दे देगा। तो याद रखना हमेशा, मैं तो रेफरेंस के लिए हमेशा एनसीईआरटी यूज करता हूँ, बिकॉज जितने भी पेपर्स होते हैं नीट के या आईआईटी के या बोर्ड के, दे आर ऑल एनसीईआरटी बेस्ड, क्लियर। इसलिए मैं ये चीज वहां पे जाके रीड करना, तो तुमको मिलेगा लेफ्ट साइड राइट साइड वाला। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया एनसीईआरटी में, प्रदीप ने और उसमें दिया गया है, तो मैं फिर भी डिस्कस करूँ क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिख लेना एक चीज, फार अवे स्टार is taken because as reference because its position, एक बार दिखा रहा हूँ, because its position does not change with rotation, ठीक है। तो हमने ये फार अवे स्टार को क्यों लिया? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं करता। और इसका, इस मेथड का लिमिटेशन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर नियर बाय स्टार। जिस स्टार की दूरी कितनी होती है? 100 लाइट ईयर से कम होती है, ठीक है ना।
तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। सबको आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. अब Yes, इसके sir. बाद ना हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का। बोला गया कि 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड चेंज करो रेडियन में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमारे इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आ जाए ना, जैसे कि एंगल दे देगा, निकालो स्टार का डिस्टेंस क्या है, तो डिग्री में वो लोग देंगे, मिनट में देंगे, सेकेंड में देंगे, तो हमको ना कन्वर्ट करने आना चाहिए इसको रेडियन में। तो अगर 1 डिग्री का पूछा जाता है तो हमको पता है 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई 2 इंटू बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना रेडियन हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए ये हो जाएगी 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। इसको निकाल सकते हैं। अगर 1 मिनट पूछा जाए तो 1 मिनट कितना होता है, 1 डिग्री बाय 60 हो जाता है ना, तो 2 इंटू 3.14 बाय 180 इंटू 60 कर दो। और अगर 1 सेकेंड पूछा जाएगा तो 2 इंटू 3.14 बाय 180 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा मेरा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब सुना, जो मैं देखो मेरा मोटिव क्या ये सब कैलकुलेशन करना नहीं है, मुझे कुछ तुम्हें सिखाना है कि कैसे हमारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो ट्रिक हमको याद होना चाहिए, कैसे सवाल को आसान करना है। तो याद कर जाओ इस चीज को, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इस चीज को, ये वैल्यू को रट जाना है। ठीक है, 1 सेकेंड इतना हो। अगर एंगल हमको बोल देगा कि 2 डिग्री है, 2 डिग्री हमको पता है, या एंगल बोल देगा 2 मिनट है, 2 मिनट है मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड होगा, दैट इज 120 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ 120 इंटू ये नंबर कर दो, उतना रेडियन हो जाएगा। तो मैं बाकी कुछ याद करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना याद करने बोल रहा हूँ। और ऐसा कभी मत सोचना कि हमें फिजिक्स में कोई चीज रटने बोली जा रही है तो रटना बुरी बात है, ऐसा नहीं है। याद रखना, जब हम एग्जाम देंगे ना, क्या कहते हैं एंट्रेंस की, तो वहाँ पे चाहे मेडिकल ले लो, चाहे नीट, चाहे आईआईटी ले लो, दोनों में लगभग 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। और वहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेंस में, वो सिर्फ 1.5 लाख होते हैं। और फिर उस 1.5 लाख में से 10,000 बच्चे आगे निकलते हैं। नीट का भी हिसाब किताब वैसा ही होता है, बहुत कम सीट्स होती हैं। तो याद रखना, तुम उन 15 लाख बच्चों के साथ रेस पे दौड़ रहे हो, और वहाँ पे तुम्हारे पास, तुम जब बैठोगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम बैठ करके 1 सेकंड की वैल्यू को बैठे कैलकुलेट कर रहे हो, निकाल रहे हो बैठ करके। ना कैलसी होगा वहाँ पे और ना समय होगा। एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिलता है। तो बेस्ट क्या, हम अगर वैल्यू को याद रख लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, हम वैल्यू को डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? सर हाँ बोलो। सर वहाँ 180 तो 60 क्यों किया कहाँ पे? सर, ऊपर ये या 1:1? अगर 2 मिनट बोला जाए ना, तो 1 मिनट हाँ, में 60 सेकंड होते हैं, अच्छा। तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। और मैंने जो वैल्यू हाँ, रट के रखी हुई है वो 1 सेकंड के लिए, तो मैं इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ ना उसको, हाँ, है ना। अब मैंने तुम्हें ये तो नहीं बोला कि तुम 1 मिनट की वैल्यू भी याद करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे मिनट में दिया गया है तो मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करके खाली ये वाली वैल्यू को यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्यों दो चीज को रटूं, है ना। रटना है, लेकिन बहुत चीजें भी नहीं याद करके जानी। ज्यादा चीजें याद करके जाओगे तो वहां भी जाके कंफ्यूज कर जाओगे, और कुछ नहीं याद होगा तो भी समय बहुत निकल जाएगा कैलकुलेशन में। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है, कम चीजें याद रखनी है, लेकिन उसको कैसे फायदे में निकालनी है वो हमको आना चाहिए। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, ठीक है। तो नोट डाउन दिस वैल्यू। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब सुना एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये मेथड जो होता है ना, जो मैंने बताया ना पैरेलैक्स मेथड, एक पैरेलैक्स तो नहीं बोलूंगा इसको मैं एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग ना मून के डायमीटर को मेजर कर सकते हैं
फ्रॉम दी अर्थ। अगर हमको मून का डिस्टेंस पता हो, ये मान लो अर्थ है, हम यहाँ पे खड़े हुए, ये मून है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये मून को हम क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर के ना मून देखते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप है, ठीक है। और वो टेलीस्कोप कैसा होता है, जिसके ऊपर लगा होता है वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर लगा, तो उसको हम लोग सेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टेलीस्कोप विथ एंगल मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। एंगल भी निकाल सकते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे वो प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पे टेलीस्कोप होगा, ठीक है। और ऐसे करके घुमाते चले जाओ ऊपर, कि कितने एंगल से घूम रहा दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं ना इस चांद को देखने की कोशिश करता हूँ, मेरा टेलीस्कोप ऐसा है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा चांद, मैं इसको घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते जब मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा, अब मुझे चांद दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से लाइट जो ऐसी आ रही थी, मुझे यहाँ से मून दिखना स्टार्ट हो गया। मैं इसको और घुमा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे मून दिखना बंद हो जाता है, क्लियर। मून दिखना बंद हो गया, मतलब ये हुआ कि जैसे बंद हुआ ना मून दिखना, तो हल्का सा मैंने साइड किया तो मुझे मून दिख रहा है, हल्का सा साइड इधर इधर करता हूँ, नहीं दिख रहा है, मतलब मैं मून के अब इस एज से लाइट आ रही है, क्लियर। तो मैं अगर अर्थ पे ये चीज को अगर ऑब्जर्व करूँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है ये दोनों चीज के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ, थोड़ा फिगर ऐसे रखता, तो मैं यहाँ पे एंगल निकाल सकता हूँ। और ये एंगल जब मैंने ध्यान से देखा, इस तरह से, तो मैंने बोला कि ये एंगल मैंने मेजर कर लिया सेक्टेंड की हेल्प से, मान लो एंगल थीटा। ये डिस्टेंस ऑफ द अर्थ मुझे पता रहेगा, और मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा ना। एंगल बहुत छोटा है, तो मैं आर्क बोलूँ या स्ट्रेट लाइन बोलूँ, बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी ले लो इसको, ठीक है। ये कैपिटल डी हो गया, दैट इज डायमीटर ऑफ द मून, बाय डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। तो हम इससे क्या, डी, ये आर अपने को पता होगा, तो डी को मैं लिख सकता हूँ थीटा, तो मुझे मिल जाएगा डायमीटर ऑफ द मून। आई कि नहीं आई बात समझ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes. सर मतलब मून का क्या फाइंड कर रहे हैं सर? डायमीटर ऑफ द मून, अच्छा, डायमीटर। ठीक है ना, क्लियर होगी हाँ बात। हाँ सर। तो अब इसके ऊपर ना एक्चुअली एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे एग्जांपल नंबर 2.3 एनसीईआरटी में, उसमें ऐसा बोला गया है, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है। मून का हमने दो पॉइंट मेजर देखा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये थीटा कितना बोला गया है, 1 डिग्री 54 मिनट, मिनट। क्लियर। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये अलग हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये थ्योरी है, ठीक है। इसको खाली लिख देना टू मेजर, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टू मेजर डायमीटर ऑफ द मून, इसको नोट कर लो। जो मैं बोल रहा हूँ ना ये वाला क्वेश्चन, ये
एग्जाम्पल 2.4 है, वहां पे उन लोगों ने मून के बदले क्या किया, सन ले लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2.4, 2.3, 2.3 अलग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2.4 है एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे ना इन लोगों ने मून के बदले सन ले लिया है, और ये जो थीटा है ना यहाँ पे, इसको रखा इन लोगों ने 1920 सेकेंड, और डिस्टेंस जो लिया है इन लोगों ने ना, आर की वैल्यू वो है 1.496 इंटू 10⁻11। तो पूछा कि डायमीटर ऑफ द मून क्या है, ये डायमीटर ऑफ द सन क्या है। डायमीटर तो हम बोल सकते हैं थीटा इंटू आर। थीटा क्या है 1920 इंटू, अभी मैंने बोला था कि याद कर जाना है, ये सेकेंड है, तो मैंने बोला था इसको चेंज करना रेडियन में, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन हो जाएगा। ये कोई एंगल हमको सेकंड में दिया, इंटू डिस्टेंस हमको आर पता है कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 कितना मीटर हो जाएगा। अभी इसको निकालने के लिए क्या करो, 192 इंटू 4.85 इंटू 1.496, इसका एक 10 था तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, कितना मीटर। ठीक है, मीटर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3 किलोमीटर। अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा इसका डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी देखो ना, तो यहाँ मून के बदले उन लोगों ने क्या दे दिया, सन दे दिया, और कोई फर्क नहीं, मेथड सब कुछ। और एग्जांपल नंबर 2.3 और एग्जांपल नंबर 2.2 एनसीईआरटी से खुद से करके देखना एक बार, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थीटा को हम लोग पैरेलक्स एंगल नहीं बोलेंगे, याद रखना, थीटा इज नॉट द पैरेलक्स एंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही लोकेशन पे खड़े होकर के देख रहे दो एंड को ना। हियर थीटा इज नॉट द पैरेलक्स एंगल। थीटा ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया यहाँ पे थीटा को, लेकिन हाँ बस वो एंगल सन का डायमीटर सबटेंड करता है, और इससे हम लोग निकालते हैं। ये हो गया सबको, आगे आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम लोग देखो, ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे। अब उसके बाद ना कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ठीक है, हमारा पैरेलक्स मेथड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री मेथड, इसमें ना मैं को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है मैथ्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एक बोला गया है कि एक जंगल है जहाँ पे कोई पर्वत, बताओ इस पर्वत की हाइट क्या हो। हमने यहाँ से देखा, अपना डिवाइड निकाला सेकेंड, और हमने देखा कि पहले हम ऐसे करके इस टेलीस्कोप को देखते ऐसे करके, और हमें पर्वत का टॉप नहीं दिखता, मैं टर्न करते, टर्न करे 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 अब दिखना स्टार्ट। हमने बोला कि अच्छा, हम जितने एंगल पे ऐसा घुमाया, हमने वो देख लिया कि एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हमको मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी पता है, हम निकाल सकते हैं उसको इको मेथड से, किसी से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस एक्स पता है, ये हमको पता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, या tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, h बाय एक्स, तो h हमारा हो जाएगा x कॉट थीटा हो जाएगा। सिंपल मेथड है, क्लास 10 से पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें। हाँ सर। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे हम लोग, देखो याद करो, ध्यान करो, इसको ना ऐसा खाली बस स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब 10th का पढ़ा हुआ है, तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अभी जैसे देखो, और ये सब एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, ऐसे मान लो कोई पर्वत है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए, हमसे पूछा जाएगा कि दूरी कितनी है, मान लो हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता ही नहीं है, हम क्या करते हैं, सेक्टेंड निकालते हैं और ये एंगल नाप लेते हैं। ठीक है, ये एंगल मान लो हमारा आ जाएगा θ1। ठीक है, जो एंगल यहाँ से निकलेगा 90 माइनस करके मान लो θ1 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
हम ना यहाँ से चलना स्टार्ट करते, चल के यहाँ पे पहुंच जाते, यहाँ पे पहुंचते, फिर हम वो एंगल थीटा 2 नाप लेंगे, ठीक है, सेक्टेड से एंगल अलग होगा। ये डिस्टेंस हमने कितना चला ये हम स्केल से नाप सकते हैं x, हमको ये हाइट निकालनी है h, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मान लो ये एक बात ली जो y है, y अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं tan थीटा 1 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस वाई, tan थीटा 2 हमारा हो जाएगा h अपॉन y, और मुझे यहाँ पे y पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई हो जाएगा h बाय tan थीटा 1 एंड y हो जाएगा h बाय tan थीटा 2, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x क्या हो जाएगा h बाय tan थीटा 1 माइनस h बाय tan थीटा 2। अभी हमको x तो पता होगा कितना हम चले, tan थीटा 1 हमको पता होगा, एंगल निकाल लेंगे, tan थीटा 2 हम एंगल निकाल लेंगे, उससे x निकल सकता है, यस और नो? यस सर। ठीक है ना, सिंपल है, इसको फिर नोट कर जाओ, दिस इज प्योर मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ करके रखा हुआ है, ठीक है, इस पे ये सब एग्जाम में आते भी नहीं है और लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आएगा एग्जाम में तो हमारा पैरेलैक्स मेथड आएगा या एक दूसरा आता है मॉलिक्यूल मेजर का, ठीक है, वो मैं अभी सिखाता हूँ अभी। हेलो सर जो पैरेलैक्स मेथड आता है तो आपने जो फॉर्मूला बोला वो सिंपली वही अप्लाई करके करना है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ कर, सर। ठीक, हाँ क्या बोले? सर अगर पैरेलैक्स के रिलेटेड सम है तो आपने जो फॉर्मूला लिखवाया वही यूज करके सॉल्व हाँ वही करना है लिखना है और क्या करना है, एक्स। मैं क्या कहते हैं, मैंने वो टाइप करवा ली शीट सारी, मैं क्वेश्चन भेजूंगा, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 4 सारे देख जाने हैं, हाँ ठीक है, सर। ठीक है, और मैं अभी शीट भेजूंगा, ठीक है, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी ट्राई करना है। इसमें ना अधिकतर सवाल ऐसे आते हैं कि मून का डायमीटर निकालो, ठीक है, स्टार की दूरी निकालो, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 वो मैंने करवाया नहीं है, 2.1 से लेकर 2.4 मैंने 2.1 करवाया, 2.4 करवाया, 2.2 और 2.3 एक बार खुद से ट्राई करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, हमारा नया सर टॉपिक क्या लिखना होगा, बाकी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ एक कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, सुना ध्यान से, मंडे को जो होगी लिखा हुआ ना, Yes, sir. सुनो प्लीज नोट कर लेना, मंडे को टेस्ट है 2 बजे, ठीक है, ग्रेड इजी पे टेस्ट होगी, ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों का ना मेल आईडी मेरे के पास देखना पड़ेगा, चलो जिन लोगों ने भी मेल आईडी नहीं और नंबर नहीं भेजा ना वो भेज देना ताकि मैं उनका नाम आज फीड कर दूं। टेस्ट 1 घंटे की टेस्ट होगी, 2 से लेकर 3 टेस्ट होगी, और उसमें जो टॉपिक होगा ना अपना वो होगा यूनिट्स एंड क्या कहते हैं डायमेंशंस, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, तो ओके मैंने सर। करवाया, ये चारों के चारों टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली इजी रहेगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है, और प्योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो इतना का सबको टेस्ट देना है, कब मंडे को टेस्ट होगी, ठीक है, मैं बीच में आज मैं क्या कहते हैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है, जो भी होंगे, फिर मैं एक क्लास में ना संडे की जो क्लास होगी ना वो मैं डाउट सेशन रखूंगा, ये जो मैंने टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, इसके जो जो भी तुम लोग के डाउट्स हैं, ठीक है, जो शीट भेजी है आगे पीछे की जो भी है उसके डाउट्स पे संडे को ले लूंगा, ठीक है, और बैठ करके आज जो मैं शीट भेजूंगा उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर देना, ठीक है, जो भी क्लास से पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर जाना। मैं देखो सही बताऊँ ना, पिछली बार जो टेस्ट किया था ना मैंने उसमें मैथ्स पे सही बताओ बच्चों के बहुत कम आए, तो ऐसा मत करो भाई, तुम लोग का पूरा करियर है, तुम लोग का पूरा फ्यूचर है, ये याद रखना, अगर एक एक टेस्ट में पीछे रहते चले जाओगे ना तो लाइफ में बहुत पीछे हो जाओगे,
और जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तो उस समय बहुत दिक्कत होगी, बोर्ड एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मन से पढ़ाई करना और ये चारों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर जाना। जो भी डाउट्स है संडे को मैं डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अब सर। हमारा अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मेजरमेंट का। इसके बाद एक चीज मैं और करवाऊंगा। ठीक है, एक शायद से वो है मेजरिंग डायमीटर ऑफ, नया टॉपिक है, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी थ्योरी भी आती है लिखने के लिए, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो अगर हम लोग यूज करें ना अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, हम ना उससे मॉलिक्यूल्स को, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उससे मॉलिक्यूल्स को देखना मुश्किल होता है। हम लोग मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आता तो अच्छी बात है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये टॉपिक तो आ ही जाएगा। एक वर्ड है रिजोल्यूशन, समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो क्लास 12th में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। बोलो ना एनसीईआरटी में हमेशा कुछ चीजें लिखी रहती है जो कि हमेशा इसमें आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम क्यों नहीं यूज करते फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए नहीं यूज करते बिकॉज इट के नॉट रिजॉल्व द मॉलिक्यूल। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ किए, ये 2 पॉइंट में थोड़ा सा गैप है, इसको ना दूर से जाकर के देखो, दूर रख करके मोबाइल देखो, तुम्हें ये 2 पॉइंट ना एक पॉइंट दिखेगा। दिखता है? देखो तो ऐसा हाँ दूर से सर। देखोगे ना 2 पॉइंट एक पॉइंट दिखेगा। अगर मैं ये 2 पॉइंट को ऐसा दिखाऊं तो ये मुझे दूर से भी 2 पॉइंट दिखेंगे। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऐसा। तो जब छोटी चीजें होती है ना, बहुत छोटी चीजें होती है, तो जो माइक्रोस्कोप 2 काम करता है। एक उसको बड़ा करके दिखाता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक की, और दूसरा उसको रिजॉल्व भी करता है। मतलब वो 2 नजदीक चीजों को 2 अलग अलग भी दिखाता है। माइक्रोस्कोप का दूसरा फंक्शन ये भी होता है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं तो माइक्रोस्कोप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए हम माइक्रोस्कोप से कभी भी मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा पावरफुल होता है, उससे देख पाते हैं। और उससे भी पावरफुल होता है टनलिंग माइक्रोस्कोप। मैं क्यों ये सब नाम ले रहा हूँ? बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और टनलिंग माइक्रोस्कोप इज द बेस्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो उसको, उसके डायमीटर को निकालने का ना एक तरीका होता है जो कि हम लोग सीखेंगे। जिस मॉलिक्यूल्स को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, वी मेजर डायमीटर ऑफ ऑयली केस। ठीक है, क्यों ऑयलिक एसिड को ही चूज किया गया है? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसके मॉलिक्यूल्स का थोड़े बड़े होते हैं तो मेजर करना आसान हो जाता है। किसी दूसरे का मॉलिक्यूल लेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में वो चीज फिट नहीं बैठेगी, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल डायमीटर इज रिलेटिवली लार्ज। रिलेटिवली मतलब बाकी मॉलिक्यूल से कंपेयर, वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास। हाँ, अब इसमें ना ये थोड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट है, मैं स्टार्ट भी कर दूंगा ना, आज तो कुछ खत्म नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो ना, इसको हम लोग जो है ना, ये लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक है, आज तो नहीं हो पाएगा ये। इसको ना मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ना मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि जैसे शीट मिलेगी, ठीक है, तो उसमें ना कभी कभी लिखने बोला जाएगा कि एक्सप्रेस करो। जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, एक्सप्रेस न्यूटन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ये ना मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा शुरू से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, करवाने को अभी करवा दो, लेकिन क्या वो पूरा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दो इसको, नेक्स्ट ओके क्लास में सर। करवाऊंगा। हाँ,
1 न्यूटन को लिखो फंडामेंटल यूनिट्स में। तो न्यूटन हमको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, mlt - 2 हो जाता है। हाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, मास का केजी मीटर सेकेंड रेज़ टू -2। लगभग मैं बताऊं 25 से 30 होंगे ऐसे यूनिट्स जो कि साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए। ठीक है, सबको ऐसे नहीं दिया जाता है, कुछ कुछ ही होंगे, 25 या 30 ही होंगे। जैसे मैं बताता हूँ, एक हो जाता है हमारा पास्कल। तो पास्कल यूनिट होता है फोर्स का। तो मुझे पता है फोर्स का यूनिट होता है, तो मैंने लिखा इसका डायमेंशन फॉर्म आ जाएगा ml - 1 t - 2। इसका लिखो यूनिट, तो मैं लिखूंगा केजी मीटर रेज़ टू -1 सेकेंड रेज़ टू -2। क्लियर? तो ऐसे करके हाँ। ना हमारे बोला जाएगा जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम होता है। इसका यूनिट लिखो, तो हमको पता है ये वर्क का होता है, वर्क एनर्जी का होता है। तो ml² ये हो जाएगा केजी मीटर का स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -2। ये हो जाएगा इसका जूल को हमने लिख दिया फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, राइट डाउन द दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें ना क्या कहते हैं, मैं एक पेज भेज दूंगा जिसपे भी साइंटिस्ट के नाम लिखे हो गए होंगे। और वो साइंटिस्ट के नाम पे जैसे कुछ कुछ क्या नहीं सुने भी नहीं होंगे। जैसे एक आगे जाके 12th में पढ़ोगे फेराड। तो फेराड कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग 12th में जाके पढ़ते हैं, भले नाम आ जाएंगे उसके, तो उनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेराड कैपेसिटेंस का होता है। कैपेसिटेंस का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला जो भी लिखवाया होगा, ठीक है, उसको जाकर के देखो। मुझे भी याद नहीं क्या उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो उसपे जो भी आ रहा है, ठीक है, उसपे कहीं पे अगर मान लो अगर ऐसा आ रहा होगा ml² t - 2 a - 1, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका होता है कि नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर होगा तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -2। ये ए हो जाता है करंट का, a - 1, ये ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो कभी कंफ्यूजन होता है कि कैसे लिखेंगे। तो सिंपल तरीका होता है, जो मैंने पढ़ा के रखा उसी से ही होगा। ठीक है, तो अभी ना मैं नेक्स्ट क्लास में, कल मैं ये पूरा चैप्टर जो है पूरा का पूरा वाइंड अप कर दूंगा। कल इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। चैप्टर 2 कल पूरा का पूरा नक्की कर दूंगा। ठीक है ना? बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, Thank sir. बाय।